ये जितना भी पनालू है वो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दूंगी और फिर ऐसे हिला देंगे। अब सिर्फ इसमें बीज पड़ रहे हैं क्योंकि इसके छेद बारीक हैं, तो ये पनालू यहीं ऊपर रुक जाएगा। कृपया जिसके भी ये खच्चर हैं प्लीज़ ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने खेतों में। तो चूल्हे पर मस्त आग भी जल चुकी है और आज मैं चूल्हे पर चढ़ाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल बर्तन लेकर आई हूँ। सुप्पू में रखे हुए जौ को मैं 2 मुट्ठी के करीब यहाँ डडोलू में डाल दूंगी, सिर्फ इतना सा। और अब मैं इनको भून लूँगी। मैं जौ के सत्तू बना रही हूँ। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदारघाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप के साथ आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदारघाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ घर के आंगन में आज मुझे बहुत सारा काम है जो मुझे कंप्लीट करना है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर फैला के रखी हुई हैं। कल मैंने सरसों की मंडाई की थी, कल काफ़ी गीला था तो आज सुबह से मैंने इसको सुखाने के लिए रख दिया। और सरसों की जो फलियाँ होती हैं वो 2 भागों में अलग अलग हो जाती हैं, तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में पनालू बोलते हैं। तो पनालू देखिए अभी बिल्कुल सूख चुका है और जो बीज इस पर चिपके होंगे ना वो भी नीचे झड़ गए हैं। तो अब है काम इन 2-3 चीज़ों का। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में रुंगड़ू बोलते हैं। ये रिंगाल से बनाया जाता है। सबसे पहले इसका काम है, ये सुप्पू है, ये टिन से बनाया गया है और ये मटनू है, तो लास्ट में इसका काम होता है। साथ में टब भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, दाने अलग हो जाएंगे तो टब में भर लेंगे। ये जितना भी पनालू है वो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दूँगी और फिर ऐसे हिला देंगे। अभी सरसों के बीज अलग हो रहे हैं, इसके साथ थोड़ा बहुत पनालू भी घिर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम ऐसे ही करेंगे। और अब ये जितना भी पनालू है इसको हम इकट्ठा कर देंगे। ये भी गाय भैंसों को देने के काम आता है और सबसे बढ़िया इसको खच्चर खाते हैं मस्त चाव से। ये हल्का हल्का नमकीन होता है। तो इस रुंगड़ू की हेल्प से मैंने पनालू अलग कर लिया है और उसको यहाँ पर रख दिया और इसी के साथ इस रुंगड़ू का काम कंप्लीट होता है। और अब आती है मटने की बारी और साथ में सुप्पू की बारी। तो अब इसमें बीज ज़्यादा हैं, थोड़ा थोड़ा पनालू है, तो थोड़ा थोड़ा सुप्पी से भरकर इसमें डाल देंगे और इसको भी ऐसे ही हिलाना है ऐसे करके। अब सिर्फ इसमें बीज पड़ रहे हैं क्योंकि इसके छेद बारीक हैं, तो ये पनालू यहीं ऊपर रुक जाएगा। तो चलिए जी, रुंगड़ू का काम भी कंप्लीट हो गया है और अभी हमको यहाँ पर इतने सारे सरसों के दाने मिल गए हैं। ये सरसों काफ़ी अच्छी है और इसमें अभी भी बहुत सारा कबाड़ देखने को मिलता है। तो अब काम होता है इस सुप्पू का और सुप्पू के साथ साथ हमको प्रकृति का भी साथ चाहिए होता है, क्योंकि अब हमको है हवा की ज़रूरत। अगर घर में टेबल फैन होता तो हमको ऐसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो हवा बिल्कुल लगातार नहीं चलती है, कभी इधर की साइड चलती है और कभी उधर की साइड चलती है। और हमको हवा चाहिए एक ही साइड की, क्योंकि जिससे दाने बिल्कुल अलग हो जाएं और जो कबाड़ है वो एक ही साइड अलग हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि इस सरसों को इस टब में उठा देते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। और हेलीकॉप्टर ने ऐसे आतंक मचा रखा ना, ऐसा लग रहा है जैसे सर में आवाज़ हो रही होगी। एक हेलीकॉप्टर की तो ज़्यादा ही आवाज़ होती है। तो मैं इस सुप्पू की मदद से इस सरसों को उठा देती हूँ और इसमें रख देते हैं।
अब तो यहाँ गांव में लगातार खेतीबाड़ी का काम होता है। कुछ टाइम पहले सरसों की हार्वेस्टिंग करने के बाद उन खेतों में मंडवा और झंगोरा बो दिया और अब किसी किसी खेत में जौ की खेती देखने को मिल रही है। जौ भी थोड़ा बहुत पीले हो गए हैं और जौ की बालियाँ कुछ इस तरह की होती हैं। इस पर बड़े बड़े कीस होते हैं। ऊपर की साइड हरे हरे हैं, लेकिन बीच बीच में किसी जगह पर बिल्कुल पीली पीली बालियाँ हो गई हैं। और आज मैंने यहाँ छत पर इस कपड़े में थोड़ा सा जौ के दाने सुखाने के लिए रखे हुए हैं। ये पिछले साल के जौ हैं और जब जौ की बालियों से दानों को अलग करते हैं तो कीस खुद ब खुद अलग हो जाते हैं, फिर बच जाते हैं कुछ इस तरह के दाने। मेरी सासू जी मेरे पास बहुत बार बोलती हैं कि उनके ज़माने में जौ और मंडवे के आटे की ही रोटियां खाया करते थे, वो भी दूध, घी, मक्खन, छाछ इसके साथ। और उस टाइम बहू को चावल ना के बराबर ही दिया जाता था। अब तो जौ के आटे की रोटियां बहुत कम लोग खाते हैं। मैं कभी कभी मल्टीग्रेन रोटी बना देती हूँ। जौ का आटा, मंडवे का आटा और साथ में गेहूं का आटा मिक्स करके बहुत ही टेस्टी रोटी बनती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। और आज मैंने ये थोड़ा सा जौ बोलना क्यों सुखाने के लिए रखे हुए हैं, इनसे मैं कुछ स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ जो हमारे इधर साइड अभी भी बनाया जाता है और गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और थोड़ी देर और इन जौ के दानों को ऐसे ही सूखने के लिए यहाँ पर रख दूँगी। लंच टाइम भी हो गया है, तो अब एक बार टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। और आज लंच बनाया है प्रीति ने, तो उसके बाद ही जौ के दानों का आगे का काम होगा। लंच करने के बाद आराम किया और अभी शाम के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो गया। और अभी यहाँ छत से हम दोनों बहनें चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रही हैं। और थोड़ी देर पहले हमने प्रीति के खेतों का कुछ काम निपटाया और अभी हम देख रहे हैं सामने खच्चरों को। भाई इन खच्चरों ने ना कुछ ज़्यादा ही आतंक मचा रखा है। मुझे लग रहा है ये माल वाले खच्चर हैं, मतलब रात को श्री केदारनाथ धाम की ओर सामान ले जाते हैं और दिन भर ऐसे खेतों में। कृपया जिसके भी ये खच्चर हैं प्लीज़ ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने खेतों में। लास्ट टाइम पर कुछ नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा। जहाँ पर मेन रास्ता है आने के लिए, वहाँ पर खच्चरों के लिए बाड़ भी कर रखी है, लेकिन खच्चर इतने लंबे लंबे हैं, एक दीवार को फांद कर दूसरी साइड जा रहे हैं सीधे। तो इतने महंगे खच्चर 4-4, 5-5 लाख की जोड़ी है। और इतने महंगे खच्चर, इनको सही से घास पानी दे दो भाई, क्योंकि फिर ये खेतों का पूरी तरह से नुकसान कर रहे हैं। यहाँ सबसे ऊपर वाली छत में एक टिन शेड है और इस पे 2 रूम हैं। एक तो स्टोर रूम है और एक है किचन। और मैंने दिन के टाइम पर थोड़ा सा ये जौ सुखाने के लिए रखे हुए थे, तो अब मैं इन जौ को लेकर चलती हूँ यहाँ लकड़ी वाले किचन में। आजकल प्रीति यहाँ पर खाना नहीं बनाती है, सिर्फ ठंडियों के टाइम पर प्रीति इस वाले चूल्हे में आग जलाती है। और प्रीति ने बहुत सारी ये लकड़ियाँ भी स्टोर करके रखी हुई हैं, साथ ही ऊपर तो मलखुनी ये सब चीज़ भी रखी हुई है। और हमारे यहाँ लकड़ी वाला चूल्हा कुछ इस तरह से बनाया रहता है और इसकी लिपाई हम चिकनी मिट्टी से करते हैं। तो अब यहाँ चूल्हे पर एक बार आग जलाते हैं और उसके बाद इस चूल्हे पर क्या पकने वाला है वो मैं आगे आगे आप सभी लोगों को बताती हूँ। तो चूल्हे पर मस्त आग भी जल चुकी है और आज मैं चूल्हे पर चढ़ाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल बर्तन लेकर आई हूँ। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में डडुगू बोलते हैं और ये इस्तेमाल किया जाता है कुछ चीज़ भूनने के लिए। तो इस डडुगू को हम यहाँ चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। और वैसे जब हम कुछ चीज़ भूनते हैं तो एक अलग सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है क्योंकि वो नीचे पुराने वाले घर में पता नहीं कहाँ है। तो आज हम कड़छी का ही इस्तेमाल करेंगे। और अब मैं इन जौ को भूनने वाली हूँ। साथ में मैंने एक पीतल की परात भी रखी हुई है। यहाँ पर सुप्पू में रखे हुए जौ को मैं 2 मुट्ठी के करीब यहाँ डडुगू में डाल दूँगी, सिर्फ इतना सा। और अब मैं इनको भून लूँगी। और मैं आपको बता रही थी ना कि मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो मैं आपको फाइनली बता देती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं जौ के सत्तू बना रही हूँ। हमारे इधर साइड जौ का ही सत्तू ज़्यादातर लोग खाते हैं, पीते हैं, क्योंकि खाया भी जाता है और लोग ऐसे पेय जैसे भी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। लेकिन जौ को बिल्कुल सावधानी से भूनना पड़ता है, एकदम अच्छे खील बनाने पड़ते हैं। तो बातें कम, फटाफट से काम पे लग जाते हैं। जौ को मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा भूनने के बाद जौ का कलर भी चेंज हो गया और जौ अभी चटकने भी लग गए हैं। जौ का हमें ना खील बनाना है,
उसके बाद सत्तू एकदम अच्छी तरह से तैयार होगा। जो ये पहली पहली घाण है, इसके भयंकर खीर तो नहीं बने, लेकिन जौ के दाने ज़्यादातर चटक गए हैं। तो अब मैं इसको इस परात में निकाल दूँगी और फिर से इसको यहाँ पर रख दूँगी। और जैसे मैंने पहली बारी में किया, 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी और 2 मुट्ठी जौ के इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे तो अच्छी तरह से जौ भुन जाएंगे। एक ही साथ करेंगे तो बहुत सारे जौ कच्चे रह जाएंगे, फिर खाते टाइम ना उतना टेस्ट नहीं आता है, वो गले में चिपक जाते हैं, ऐसा होता है। वैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि जौ को एक बार एक रात के लिए भिगोने के लिए भी रखते हैं, फिर पानी निखर जाता है, उसके बाद ऐसे भूनते हैं। अलग अलग तरीका होता है, लेकिन हमारे इधर साइड ऐसे ही करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। लगभग आधे 1 घंटे से हम यहाँ चूल्हे पर बैठे हुए हैं और बाहर तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, लेकिन चूल्हे पर हमको काफ़ी गर्म भी हो गया, पसीना पसीना हो गया है अभी। और ये जौ भूनने की लास्ट घाण है, तो इसको भी हम निकाल देंगे इस परात में। तो हमने ये एक परात जौ की अच्छी तरह से भून ली है और अभी पूरे किचन में बिल्कुल भुनी भुनी खुशबू आ रही है। और इसी के साथ अब इस डडू का भी काम ख़त्म हो जाता है। इसको हम साइड रख देंगे। अभी ये बिल्कुल गर्म है, कहाँ पर रखें, यहीं पर रहने देते हैं। और सुप्पू का काम भी ख़त्म हो गया है। अब हम इससे सत्तू बनाना है, तो हमने ऐसे भुने हुए थोड़ी नहीं खाने हैं। अभी हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए देना है। ये भुने हुए जौ थोड़ा सा मैंने परात पर और थोड़ा सा सुप्पू पर रख दिए हैं। और अभी तो ये थोड़ा बहुत गर्म है, तो मैं हाथों से इसको ऐसे मसल दूँगी। जो भी थोड़ा बहुत छिलके होंगे, ये कीस वगैरह होंगे जो भुन चुके हैं, वो अच्छी तरह से झड़ जाएंगे। ऐसे करके ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना, हल्के हल्के हाथों से। और इससे मैंने पहले ही कर लिया था, तो अब सुप्पू की मदद से ऐसे करेंगे। थोड़ा बहुत कबाड़ निकल रहा है, थोड़ा बहुत। मैंने सिर्फ 5 मिनट ये परात बाहर छत में रखी और जौ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। तो अब इस भुने हुए जौ के दानों को हम डाल देंगे अपनी मशीन में। ये चक्की यहाँ पर घर पर होना बहुत ही बढ़िया है भाई। अब हमने मशीन चालू कर ली है, थोड़ी देर में सत्तू बन के तैयार हो जाएगा। तो फाइनली हमारी चक्की ने भुने हुए जौ को बिल्कुल अच्छी तरह से पीस लिया और हमको इतने सत्तू मिल गए हैं। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको शक्कर के साथ खाते हैं या नमक के साथ खाते हैं। कोई तो चीनी पसंद नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा नमक डालते हैं और ऐसे शरबत टाइप का बनाते हैं। और हमारे इधर साइड ना, मतलब जैसे बाड़ी बनता है ना, हलवा बनता है, वैसे बनाते हैं। हाथ से ही करते हैं, चम्मच से ही करते हैं और थोड़ा सा मीठा उसमें डाल देते हैं। और जौ के सत्तू स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। पहले तो जौ फाइबर रिच है, और उसके बाद गर्मियों के टाइम पर जौ का सत्तू खाएंगे ना, तो पेट को ठंडक मिलती है, क्योंकि वैसे भी पहाड़ों में भी अब धीरे धीरे गर्मी होने लगी है। वैसे अभी बाहर पर ठंडा लग रहा है। तो कुछ इस तरह से हमारे इधर साइड जौ के सत्तू बनाए जाते हैं। और मैंने 2-3 साल के बाद बनाए सत्तू ऐसे, क्योंकि मेरा मन किया सत्तू खाने का। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।